नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज ये देखेंगे कि किसी हॉरोस्कोप को चेक करते समय हमें कैसे पता चले कि कौन से प्लैनेट हमें शुभता देने वाले हैं और कौन से प्लैनेट हमारे लिए शुभता नहीं देने वाले हैं। तो ये कैसे डिसाइड हो, क्योंकि हमने पहले नैसर्गिक शुभ प्लैनेट पढ़ लिए थे, फिर नैसर्गिक हमने पाप प्लैनेट भी पढ़ लिए थे। पर होता क्या है कि कई बार नैसर्गिक शुभ प्लैनेट भी हमारी कुंडली के लिए उतने शुभ नहीं होते हैं। तो वो कब होता है और उसको कैसे समझते हैं, ये लेते हैं आज हम। तो हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले नेचुरल बेनिफिक। नेचुरल बेनिफिक का मतलब ये है कि नैसर्गिक रूप से शुभ प्लैनेट कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे 4 प्लैनेट आते हैं। जुपिटर, वीनस। जुपिटर को सदा शुभ प्लैनेट माना गया है, अगर उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है तो अति शुभ है वो, ठीक। इसी तरीके से शुक्र को भी शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है, ये शुभ है प्लैनेट। उसके बाद में इसमें आ जाता है मून और मरकरी। लेकिन मून और मरकरी जो होते हैं ना, वो कंडीशनल शुभ होते हैं। कंडीशनल शुभ कैसे होते हैं कि जब अगर मून में पक्ष बल है, चंद्रमा में यदि पक्ष बल है, जो हमने पढ़ा था ना, पक्ष बल का चार्ट बनाया था बाकायदगी से कि भाई मतलब बढ़ता हुआ चांद हो, या पूर्णिमा के 5 दिन आगे और पूर्णिमा के 5 दिन पहले का अगर चंद्रमा है तो वो पक्षबली चंद्रमा है। तो अगर पक्षबली चंद्रमा है तो वो शुभ प्लैनेट की, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर वो पक्षबली नहीं है चंद्रमा, तो फिर वो शुभ में नहीं आएगा, फिर वो मैलेफिक में चला जाएगा। तो ये कंडीशनल हो गया मून का। इसी तरह से बुध का है। बुध प्लैनेट जो है संगत का रंगत बुध पे बहुत जल्दी पड़ता है। यदि बुध शुभ प्लैनेट के साथ में है और उसके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं तो वो शुभ की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन अगर बुध की संगत मैलेफिक प्लैनेट के साथ पड़ गई, मैलेफिक की राशि में चला गया, परम शत्रु की राशि में चला गया, तो फिर वो बुध शुभ नहीं रहता है। तो इसमें जो नेचुरल बेनिफिक है, ये जो हमने शुरू में पढ़े थे, वही रहेंगे जुपिटर और वीनस और मून एंड मरकरी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर पक्षबली मून है तो वो यहाँ पर आ जाएगा शुभ की श्रेणी में, नहीं तो ये भी अशुभ की श्रेणी में चला जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने सीक्वेंस आया है तो हमने इसको रिपीट किया। अब नेचुरल मैलेफिक भी हम वैसे पढ़ चुके हैं। नेचुरल मैलेफिक यानी कि पापी प्लैनेट्स। पापी प्लैनेट्स कौन है? शनि है, सूर्य है और मंगल, राहु और केतु। शॉर्ट में लिखा है हमने समझने के लिए कि भाई हमें याद रहे। तो अब देखिए 5 प्लैनेट हमारे ऑलरेडी अशुभ की प्लैनेट, मैलेफिक की कैटेगरी में चले गए, क्रूर की कैटेगरी में चले गए, और 4 प्लैनेट हमारे, अगर बुध और चंद्रमा भी ठीक हैं तो ये 4 प्लैनेट हमारे शुभ की तरफ चले गए, ठीक है। अब इसमें भी ना ये सीक्वेंस ही है, जैसे शनि सबसे ज़्यादा मैलेफिक है, फिर सूर्य को माना है, फिर मंगल को माना है, मंगल और शनि को ज़्यादा माना है, फिर सूर्य को थोड़ा क्रूर, उससे कम माना है, और राहु केतु भी क्रूर है। तो ये लेवल इनका जो है वो क्रूरता का ही। क्रूर प्लैनेट कभी भी शुभ में नहीं बदलते। नेचुरली जो क्रूर प्लैनेट हैं, नेचुरली जो हमारे नेचुरल मैलेफिक्स हैं, वो कभी शुभ में नहीं बदलते। लेकिन शुभ प्लैनेट में से 2 जो है, मून एंड मरकरी, वो कंडीशनल होते हैं, तो कभी कभी ये शुभ में से निकल जाते हैं और ये नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हम इसमें इतना ही डिफरेंस है खाली कि अगर मून में पक्षबल है तो वो ऊपर रहेगा, और अगर बुध मैलेफिक नहीं है, बुध के ऊपर कोई खराब प्रभाव नहीं है, तो वो ऊपर रहेगा। इसको तो ये ऑलमोस्ट हमारे समझ में आ ही गया है। अभी हम जब आगे भी बढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आती है बात फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक की। फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक हमने अभी तक नहीं पढ़ा एक बार भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर कुंभ लगन की कुंडली बनाई है। कि जैसे अब हमारी मान लीजिए कुंभ लगन की कुंडली है, तो फंक्शनल का क्या मतलब हुआ? जो फंक्शन करेगा, जो काम करेगा। यहाँ पर हर एक कुंडली में कोई कोई प्लैनेट काम करेगा ना, सारे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो सारे, लेकिन कौन शुभ की तरफ करेंगे, कौन अशुभ की तरफ करेंगे, ये एक मुद्दा है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारी कुंडली के लिए शुभ कौन है और पाप कौन है ना? क्योंकि ये सब उलट पलट भी जाएंगे अभी, इसीलिए हमने जानबूझ के कुंभ लगन की कुंडली वहाँ पर बनाई है। क्योंकि अब देखिए कुंभ लगन की कुंडली में क्या होगा, हमारा लग्नेश कौन बनेगा? शनि बन जाएगा, ठीक है।
तो लग्नेश बन गया हमारा शनि, लग्न लॉर्ड है, ये बन गया शनि। तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लग्न का मालिक सदाशुभ होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ गया, पहले तो हमने बोला था कि ये मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है, और अब इस कुंडली में हमने बोल दिया कि लग्नेश हो गया शनि, तो ये शुभता की श्रेणी में चला गया। तो ये क्या है, ये फंक्शनल बेनिफिक बन जाएगा। यहाँ पर इस कुंडली में शनि जो है वो फंक्शनल बेनिफिक बन जाएगा, यानी कि बेनिफिक है नहीं, वो वैसे तो वो क्रूर है, उसका नेचर क्रूर है नैसर्गिक रूप से, लेकिन जब शनि की लगने होंगी तो ये हमारे लिए फंक्शनली इस कुंडली में कहते हैं ना लग्नेश सदाशुभ, तो ये हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। इसी तरीके से इस कुंडली में बुध है ना और शुक्र, ये तीन माने तीन त्रिकोण के स्वामी, ये शुभ हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इसमें देखिए, देखा जाए तो छठे का मालिक हो के चंद्रमा खराब हो गया है, तीसरे का मालिक हो के यहाँ पे मंगल, चलो मंगल तो फिर भी दो राशि, दो जगह राशियाँ, इसमें जो है 3 6, यहाँ से बुध की एक राशि इधर आ गई है, एक इधर आ गई है, और गुरु की एक राशि सेकंड हाउस में चली गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कुंडली में शनि जो है फंक्शनल बेनिफिक बना, इसी तरह से बुध भी इसमें फंक्शनल बेनिफिक बन गया है और शुक्र भी फंक्शनल बेनिफिक बन गया है। गुरु इस कुंडली में शुभ नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसके पास वैसे नैसर्गिक शुभ तो है, वो अपने कारकत्व तो देगा गुरु जहाँ भी बैठेगा चाहे इस कुंडली में, लेकिन इस कुंडली में गुरु के पास कोई बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं है। ना तो ये किसी केंद्र का मालिक है, जुपिटर की कोई राशि केंद्र में नहीं आ रही, और ना ही ये हमारे त्रिकोण का मालिक है, सेकेंड हाउस का मालिक है, लेकिन वहाँ से 11वें घर का मालिक है, और मूल त्रिकोण राशि 11वें घर में जा रही है। तो मूल त्रिकोण राशि जहाँ जाती है, ये भी एक फार्मूला है जी, इसको हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे अभी, कि जब दो दो राशियाँ जो एक एक प्लैनेट जब दो दो राशियों के मालिक होते हैं तो कैसे कैटेगराइज करें कि कौन से हाउस के फल हमको ज़्यादा मिलेंगे। तो तब हम देखेंगे कि मूल त्रिकोण राशि जहाँ पर जाती है उस हाउस को हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि यहाँ के फल प्लैनेट ज़्यादा देगा, इस टाइप से। तो अब ये देखिए कि जैसे मंगल की लगने होंगी तो उसमें हमारे क्रूर ग्रह मंगल बेनिफिक बन जाएगा, यहाँ से निकल के वो ऊपर पहुँच जाएगा। इसी तरीके से जब हमारी कुंडली में सूर्य की लगन होगी तो सूर्य फिर वहाँ पर शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो उस समय फिर क्या होगा, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के हिसाब से जो हमने करा था, त्रिकोणेश जो होते हैं ना वो हमेशा मित्र होते हैं आपस में। जैसे देखिए यहाँ बुध आया, शुक्र आया और शनि आया है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये वाला त्रिकोण लें 1 5 9 वाला, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मंगल, यहाँ से सूर्य और वहाँ से गुरु, ये परस्पर मित्र हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वृश्चिक लगन लें तो वृश्चिक और यहाँ से मीन और यहाँ से कर्क, ये हो गया ना, एक त्रिकोण बन जाता है। हर एक दूसरे से पंचम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सब 9 पंचम हो गए आपस में, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, चंद्रमा, मंगल और गुरु। तो कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिकोण के स्वामी सब परस्पर मित्र होते हैं, ठीक है। तो अब जो त्रिकोण के स्वामी बनेंगे जिस भी कुंडली में, जैसे मंगल की लगने होंगी तो मंगल शुभ हो जाएगा, शनि की लगने होंगी तो शनि शुभ हो जाएगा, सूर्य की लगन है तो सूर्य शुभ की श्रेणी में चला जाएगा। तो इन इस तरह से जब क्रूर प्लैनेट किसी कुंडली विशेष में शुभ बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब फंक्शनल मैलेफिक क्या है, जैसे मैंने यही बताया कि यहाँ पर गुरु जो है फंक्शनली मैलेफिक है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं है। तो यहाँ पर गुरु क्या बन गया, यहाँ पर गुरु बन गया हमारा फंक्शनल मैलेफिक बन गया, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, ये तो ये हमें हर कुंडली में एसेस करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार मान के बैठ गए, अब हम मान के बैठ गए जी जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, तो जुपिटर अच्छा प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर के पास यहाँ पर फाइल कौन सी है, यहाँ पर फाइल है धन की है, कुटुंब की है, वाणी की है, लेकिन साथ में मारक की भी है, सेकेंड हाउस मारक होता है ना। इसी तरीके से लाभ की है,
लेकिन लाभ भाव छठे से छठा होने के कारण भी खराब होता है। और दूसरी बात, त्रिक भावों में चला जाता है तो वहाँ पर भी 3 6 10 11 जब होता है, 3 6 11 होता है, 3 6 10 11 उपचय होता है, और 3 6 11 जब होता है तो वो क्या होता है, त्रिक भाव होता है ना, 3 6 11 त्रिक भाव। तो उस समय फिर वो खराब घरों का मालिक हो जाता है। तो लाभ भाव लाभ तो देता है पर साथ में स्वास्थ्य की हानि भी देता है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस का है, सेकंड हाउस हमें धन तो देता है लेकिन साथ में हमारे स्वास्थ्य को खराब भी करता है। क्यों? क्योंकि मारक भाव बनता है ये हमारा, ठीक है। तो अब ये जो इस तरीके से जब हो जाता है कि जब नैसर्गिक प्लैनेट्स का सिनेरियो हमने बिगाड़ दिया, मतलब बिगड़ गया बिकॉज ऑफ आवर हॉरोस्कोप, हमारा हॉरोस्कोप शुभ प्लैनेट का लग्नेश नहीं होने से वो पलट जाएगा। जिस भी प्लैनेट को, जो भी प्लैनेट हमारी कुंडली का लग्नेश होगा वो फंक्शनल बेनिफिक की श्रेणी में आएगा, बेशक वो मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, ठीक है। राहु केतु को आधिपत्य मिला नहीं है किसी राशि का, तो इस श्रेणी में राहु केतु नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बात हो गई, मतलब ये क्लियर हो जाएगा हमें धीरे धीरे, आगे भी हम जब देखेंगे कि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कौन सा है और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट कौन सा है। जैसे कि मकर लगन की भी अगर कुंडली होती तो उसमें भी गुरु जो है ना, देखिए सेकंड और ये थर्ड हाउस का और ये 12वें घर का मालिक बन जाता है। तो शनि की लग्नों में गुरु फंक्शनल मैलेफिक हो जाता है, ये सिंपल फार्मूला याद करने का। इसी तरह से शुक्र की लग्नों में भी गुरु फंक्शनल मैलेफिक हो जाता है। तो शुक्र और शनि की लग्नों में गुरु जो है वो अच्छे घरों का लॉर्ड नहीं रहता तो फंक्शनल मैलेफिक हो जाता है। जबकि हमने सबसे पहले नंबर पे जुपिटर को रखा सदाशुभ प्लैनेट। तो ऐसी कुंडली में क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि गुरु इतना बढ़िया प्लैनेट है, पति सुख देना है, उसे संतान सुख देना है, उसे धन सुख देना है, उसे लाभ देना है और उसको इतनी सारी चीज़ें देनी थी, पति का भी देना है उसको। तो ऐसा थोड़ी है कि अब इस कुंडली में गुरु कुछ भी नहीं देगा, वो अपने कारकत्व तो देगा अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू दी एस्पेक्ट। जहाँ पर बैठा होगा, जहाँ देख रहा होगा तो वहाँ से वो देगा। लेकिन पोर्टफोलियो उसके पास अच्छा नहीं है तो महादशा में अपने कारकत्व के साथ साथ वो झटके भी देगा, ठीक है। ये होता है इसका। इसी तरीके से अब ये पीएसी क्या है, पीएसी में 3 वर्ड है। पी इज प्लेसमेंट, कि प्लैनेट कहाँ पर बैठा है, ठीक। ए इज एस्पेक्ट एंड सी इज कंजक्शन। अब देखिए इस कुंडली में मान लीजिए हम प्लैनेट भर लेते हैं, सपोज यहाँ पर हमारा सूर्य ही बैठा हुआ है, सपोज किसी का अप्रैल मई का जन्म हो, मान लीजिए शनि भी यहीं बैठा हुआ था और हमारा बुध भी यहीं है मानो, ठीक। इसमें हमको शुक्र मिला है, चंद्र मिला है, ठीक है, और मंगल भी मिल गया यहीं पर, गुरु हमें यहाँ मिल गया मान लीजिए सपोज, है ना। और इसमें राहु केतु कहाँ चले गए, सूर्य चंद्रमा रह गया, मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, शुक्र भी आ गया, शनि भी आ गया है, ठीक है, राहु केतु रह गए हैं, ठीक है। तो ये हम मान लीजिए राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है फॉर ए वाइल, ठीक है। तो अब ये देखिए पीएसी क्या कहती है, पीएसी मतलब प्लेसमेंट। अब हम सबसे पहले मान लीजिए जुपिटर सदाशुभ प्लैनेट है हमारा, तो हम उसकी प्लेसमेंट देख लें। तो प्लेसमेंट कहाँ है हमारी, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। अब ये गुरु क्या कर रहा है, एस्पेक्ट किस पे डाल रहा है, ए फॉर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट माने दृष्टि। अब इस गुरु की दृष्टि लगन पर भी है, थर्ड हाउस पे भी है और पंचम भाव पर भी है। तो अब इस गुरु के साथ संबंध इतने प्लैनेट्स का बन रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया कि प्लेसमेंट गुरु की 9वें भाव में है और एस्पेक्ट उसकी 4 प्लैनेट्स पर पड़ रही है, ठीक। अब इसी तरह से कंजक्शन, अब ये गुरु किसी के साथ नहीं है तो इसका कोई कंजक्शन नहीं है किसी के साथ, मतलब युति नहीं है। लेकिन अगर हम लग्नेश शनि की बात करें तो इस शनि की युति किसके साथ है, सूर्य के साथ है और बुध के साथ है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। जैसे सूर्य शनि की युति है तो अभी ये दोनों बहुत ही परम शत्रु प्लैनेट हैं और इनकी परस्पर युति है। अब वैसे देखने जाए तो भी इस कुंडली में हम कह देंगे लग्नेश और सप्तमेश की युति है, तो भाई हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, चलो बढ़िया बात है। लेकिन अब ये शनि यद्यपि लग्नेश होकर के यहाँ पर शुभ बना हुआ है पर ये कमज़ोर है, अपने परम शत्रु की मंगल की राशि में जा कर के ये डेबिलेटेड भी है, फिर सूर्य के भी साथ है, ठीक है।
सूर्य यहाँ पर कमज़ोर भी होता है क्योंकि सूर्य को दिग्बल तो यहाँ मिलता है, तो यहाँ मिलता भी नहीं है, हालांकि सूर्य अपने मित्र की राशि में है। तो ये जो कंजक्शन होते हैं ना, ये प्रभाव डालते हैं हॉरोस्कोप में कि क्या चीज़ का प्रभाव बढ़ेगा, किसका घटेगा, और ये शुभता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब जैसे ये मंगल है, यहाँ केतु पे देख रहा है, यहाँ देख रहा है और यहाँ देख रहा है, ठीक है। तो अब ये एस्पेक्ट डाल के कैसे करेगा, तो अब इसका क्या होता है कि जब अब ये मंगल अपने दशम भाव को देख रहा है, ठीक है, तो जो भी प्लैनेट, ये हमने यहाँ पर लिखा भी है, नहीं इसमें नहीं लिखा है, अगले चैप्टर में लेंगे, कि जो प्लैनेट अपने हाउस को देखता है ना, तो यहाँ बैठा है लेकिन इस भाव की वृद्धि करेगा, बिकॉज ये इसका अपना घर है। इसी तरीके से शुभता बढ़ जाएगी ना, अपने घर को तो कोई फोड़ता भी नहीं, अपने घर में बैठ के उसको बढ़ाएगा, अपने घर को देख के बढ़ाएगा। अब इस कुंडली में देखिए, अपने घर में बैठ के शुक्र इसको बढ़ाएगा, क्योंकि वैसे भी वृष राशि के अंदर शुक्र बहुत अच्छा होता है, धन देना चाहता है। दूसरी बात है कि ये 4th हाउस केंद्र का है, इसमें प्लैनेट बैठा है, फिर ये यहाँ पर दिग्बली होके बैठा हुआ है, फिर अपने मतलब 2 और प्लैनेट के साथ कंजक्शन में भी बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम जब प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और ये भी मित्र की राशि, अपनी राशि में है, चंद्रमा तो शत्रु की राशि में है, मंगल भी यहाँ पे शत्रु की राशि में है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो पीएसी भी देखनी पड़ती है प्लैनेट्स की, कि कौन सा प्लैनेट किसके साथ बैठा है, कहाँ पर बैठा है, कौन उसको देख रहा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो दैट इज प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू दी प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट के आधार पर जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी है कि वो 9th हाउस में बैठा है। क्यों? क्योंकि 9th में बैठ के वो लगन को देख रहा है और पराक्रम भाव को देख रहा है और हमारे संतान भाव को देख रहा है। लेकिन कैसी राशि में बैठा है? अपने परम शत्रु की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। तो यहाँ थोड़ी सी वीकनेस आएगी गुरु में, ठीक है। गुरु को दिग्बल यहाँ मिलता है, तो यहाँ इतना दिग्बल भी नहीं मिलेगा गुरु को, तो मतलब एक बल की थोड़ी और वहाँ पे भी कमी हो गई। तो हमें ये सारी चीज़ें उहापोह करके देखनी पड़ेंगी कि अब फल कब देगा प्लैनेट, जब इसकी दशा आएगी। तो अभी अपनी दशा में क्या देगा, लग्न को अच्छा करेगा, लग्नेश को अच्छा करेगा, या लग्नेश पे कोई तकलीफ़ें लाएगा, या इन्हें प्रमोशन देगा या उन्नति देगा, वो सारा चीज़ हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये हो गई पीएसी। जब कुंडली देखते हैं तो हम कैसे देखें, उसको कैसे एनालाइज करें, यही टॉपिक है हमारा। तो अब जैसे ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध, अब इसमें केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि जैसे त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाए, यानी कि अब इसमें तो नहीं आ रहा है कोई भी प्लैनेट त्रिकोण का बन के, ये तो छठे का मालिक होके यहाँ आया, हाँ ये आया है ना त्रिकोण का मालिक बन के। ये शुक्र जो है ये यहाँ से 9th हाउस का मालिक होके यहाँ पर कितना अच्छा हो गया ये शुक्र। पहले तो त्रिकोण का स्वामी है, शुभ प्लैनेट है, फिर केंद्र में भी आ गया, अपनी खुद की राशि में भी आ गया, और साथ ही ये दिग्बली भी हो गया। तो ये शुक्र इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ना। और एक केंद्र और त्रिकोण का, एक त्रिकोण का भी स्वामी है ये शुक्र। तो यहाँ से भी हमने जब वो पढ़े थे, योग पढ़े थे, तो हम जानते हैं कि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बनकर कोई प्लैनेट वो योग कारक हो जाता है। तो इस कुंडली में योग कारक बन करके शुक्र कितना शुभ हो गया, 9वें भाव का स्वामी है। देखिए त्रिकोणों में भी क्या होता है, इस लग्नेश तो है ही है, लग्न तो बहुत बली है ही है, लग्न को तो सबसे टॉप पे माना गया क्योंकि लग्न केंद्र भी है, लग्न त्रिकोण भी है, क्योंकि लग्न 1, 5, 9 में भी आती है, लग्न 1, 4, 7, 10 में भी आती है। तो लग्न तो टॉप की है, पर उसके अलावा अगर हम 3 त्रिकोणों का लेवल लगाएं कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, तो पंचम भाव से ज़्यादा पावरफुल 9वां भाव है ना। तो इसी तरीके से अगर हम त्रिकोणों को लगाएं, ये केंद्रों को लगाएं, तो चौथे से ज़्यादा बली सप्तम और सप्तम से ज़्यादा बली दशम होता है। तो इस तरीके से भी हमको ये सब चीज़ें पढ़ती रहना पड़ेगा और उनको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो अब जैसे केंद्र त्रिकोण का संबंध को हमने यही लिया कि यहाँ से एक त्रिकोण का स्वामी होके, यहाँ से एक केंद्र का स्वामी होके ये केंद्र में बैठ गया शुक्र, तो ये बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगर अब जैसे ये हमारा मंगल है, केंद्र का ही स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, तो अच्छा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि केंद्र के स्वामी जब क्रूर ग्रह बनते हैं, जैसे इस कुंडली में क्या हो रहा है, इस कुंडली में शनि केंद्र का स्वामी बना हुआ है एक, और एक केंद्र का स्वामी मंगल बना हुआ है। और हमने पहले पढ़ लिया है कि मंगल और शनि जो है हमारे क्रूर प्लैनेट होते हैं। तो ये जो 2 प्लैनेट होंगे ना, जो केंद्र के स्वामी, जब शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी बनते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं,
यानी कि अपनी शुभता को छोड़ करके उदासीन हो जाते। ये नहीं कह रहा है कि वो पापी हो गए ना, वो सिर्फ सब्सिडाइज जैसे हो जाते हैं, शुभता छोड़ देते हैं, लेकिन मतलब अपना नेचुरल जो उनका स्वभाव होता है वो छोड़ देते हैं। सेम चीज़ हमारी क्रूर प्लैनेट के साथ होगी। क्रूर प्लैनेट जब केंद्र के स्वामी बनते हैं तो वो क्रूरता छोड़ देते हैं, यानी कि उनका जो नैसर्गिक स्वभाव है क्रूरता का वो छोड़ देंगे। तो फिर क्या होगा, ये भी उदासीन हो जाएंगे। अब क्रूर व्यक्ति क्रूरता छोड़ के उदासीन हो गया तो हम कह सकते हैं शांत हो गया, पर हम ये नहीं कह सकते कि शुभ हो गया, शुभ नहीं कहेंगे उसको। हालांकि हम यहाँ लग्नेश को कह रहे हैं कि लग्नेश हमारे लिए शुभ हो गया, फंक्शनल बेनिफिक हो गया, वो है, लेकिन फिर भी जो एक अदरवाइज केंद्र के स्वामी हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे अब शुक्र है, यहाँ पर ये शुक्र केंद्र का स्वामी होकर के इसकी ये शुभता भी नहीं करेगा, अशुभता भी नहीं करेगा, नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन अच्छी बात इस कुंडली की है कि यहाँ पर ये परम उच्च 9th भाव का मालिक होकर के यहाँ बैठ गया है, तो ये अगेन हमें ये शुभता दे देगा। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब इस वाली कुंडली में मंगल को क्या कहेंगे हम, कि मंगल क्रूर ग्रह है, केंद्र का मालिक होकर ये क्रूरता छोड़ देगा, थोड़ा सा शांत रहेगा, उतनी क्रूरता नहीं दिखाएगा। ठीक है। हालांकि देखिए इस कुंडली में 7th हाउस राहु केतु एक्सिस पे भी आ गया है, मंगल की भी यहाँ पर एस्पेक्ट आ गई है, और यहाँ का मालिक सूर्य जो है वो शनि के साथ भी है। तो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पर मैरिटल लाइफ के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। और यहाँ शुक्र भी यहाँ पर ये मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो ये भाव, भावेश और कारक तीनों ही थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट में है। तो अब ये यही बात बताना चाह रहे थे कि जब जैसे अब ये बुध है मान लीजिए, है ना, तो बुध हमारा किसके साथ बैठा हुआ है, अब सूर्य को तो ये सम मानता है बुध, है ना, मित्र ही मानता है, सूर्य बुध को सम मानता है, बुध सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन शनि और बुध भी मित्र मानते हैं। तो ये बुध जो है ना, ये बुध खराब नहीं हुआ यहाँ पे, हालांकि है ये खराब राशि में है, ये अपने परम मित्र मंगल की राशि में चला गया है। तो मंगल के साथ तो बुध की मित्रता है ही नहीं बिल्कुल भी, मंगल को बुध पसंद नहीं करता, बुध मंगल को नहीं पसंद करता, दोनों परम शत्रु हैं, जैसे सूर्य शनि है। लेकिन ये बुध यहाँ पर एक तरह से अपने एक परम मित्र शनि के साथ और दूसरे जिसको ये मित्र मानता है सूर्य, उसके साथ बैठा हुआ है। और इसके ऊपर अच्छी बात यह है कि एक शुभ प्लैनेट की दृष्टि आ रही है। देखिए शुभ प्लैनेट जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभता करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि उस हाउस को वो थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, उस हाउस के अच्छे फल देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से शुभ ग्रहों की दृष्टि भी जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर भी वो शुभता देते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर वो स्वयं खराब भाव में पहुँच जाएं, शुभ प्लैनेट अगर स्वयं खराब भाव में पहुँच जाएं तो वो खुद कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा यही लग्नेश यहाँ ना बैठ करके एकदम यहाँ ही बैठ जाता 12वें घर में, तो ये लग्नेश हमारा चूँकि 12वें घर में चला जाता तो ये कमज़ोर हो जाता। अभी ये कमज़ोर नहीं है इतना, क्यों? क्योंकि ये उतना खराब हाउस में नहीं गया, 6, 8, 12 में नहीं गया, 3rd में गया, तो 3rd सबसे माइल्ड है। 3, 6, 8 और 12 में भी अगर लिया जाए तो तीसरा घर थोड़ा कम खराब है, मतलब सबसे कम खराब है, मतलब लेवल अगर 1, 2, 3, 4 लगाया जाए तो, है ना। जैसे ये हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये हमने खैर जिस सीक्वेंस के साथ लिखा है तो उस सीक्वेंस में ये 2nd नंबर पर आता है ना। तो अब जो है इसी तरीके से हमारा ये आ गया। तो केंद्र के स्वामियों का संबंध त्रिकोण के स्वामियों के साथ जब भी बनता है तो ये एक प्रकार से शुभता ही देता है, इसे एक तरह का राजयोग ही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ गया हमारा एक और संबंध आ गया 2-12 का। अब ये लघु पराशरी एक पुस्तक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रिडिक्शन के लिए। उसमें ये बताया गया है कि जो दूसरे घर का स्वामी और जो 12वें घर का स्वामी, जो भी प्लेनेट बनता है वो अपनी इतर राशि के फल देता है। मतलब इतर राशि यानी अपनी दूसरी राशि के फल देगा, यानी यहाँ से ये दोनों सम हो जाते हैं। यानी कि अब यहाँ से गुरु यहाँ के तो फल देगा नहीं है, उसने बोल दिया इस फार्मूले के आधार पे 2nd हाउस के, तो यहाँ के फल ना देकर के कहाँ के देगा, जहाँ इसकी इतर राशि है। इतर राशि कौन सी है? 11th हाउस में हमारी। इतर माने अनदर वन, तो ये 11th हाउस में। तो गुरु क्या है इस कुंडली में? मोस्टली लाभेश के फल देगा, धनेश के देगा कारकत्व के तौर पे, लेकिन धनेश के तौर पे वो ज़्यादा फल नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये या जिसकी संगत में जाएगा उसके अकॉर्डिंग फल देगा। इसी तरह से अब इस वाले प्लैनेट को उन्होंने बोल दिया 12वें घर के स्वामी को कि ये अपनी इतर राशि के फल देगा। अब इतर राशि, वैसे तो ये फॉर्चुनेटली मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर ही आई गई है।
अगर ये मूल त्रिकोण नहीं भी होती तो भी 12वें के अलावा ये इसके फल देता, ठीक है। अब इसके फल देगा तो लग्नेश होकर इसके फल देगा, तो शनि इस कुंडली में अच्छा हो गया, फंक्शनल बेनिफिट भी हो गया, और फिर ये जहाँ बैठ गया उस संगत के अनुसार फल देगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें तरीका। अब इसी तरह से छठा, आठवां और 12वां, छठे का स्वामी, 8वें का स्वामी और 12वें के स्वामी, ये प्लैनेट जो भी बन जाएंगे, जैसे ये देखो इसका स्वामी यहाँ बन गया ये, और इसका स्वामी यहाँ बन गया है ये, और इसका स्वामी बन गया है ये, तो ये शुभ नहीं रह जाते। छठे का स्वामी क्या है? रोग देगा, ऋण देगा, रिपु देगा, शत्रु देगा, ठीक है। इसी तरह से 8वें का स्वामी क्या है? बाधा देगा, हमको एक्सीडेंट दे सकता है, हमारे कामों में विघ्न डाल सकता है, तो ये भी खराब। 12वें का स्वामी क्या हो गया? 12वें का स्वामी है तो खर्चे कराएगा, जेल अस्पताल की बातें करेगा, या फिर नुकसान की बातें करेगा, सरकार को टैक्स देने की बातें करेगा, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये जो छठे, 8वें और 12वें के स्वामी स्वयं भी अशुभ हो जाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी अशुभता फैलाते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ भी ये नेगेटिविटी देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हाउसेस के प्लैनेट हैं, ये रेडी निशान इनके ऊपर लगा हुआ है, दे आर नॉट गुड वंस। अब इसी तरीके से अष्टम भाव हमारा जीवन का है, अष्टम से अष्टम हमारा 3rd हाउस है, उस तरह से हमारा 12वां घर भी है, ये भी सब ये मारक में हम आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। छठा घर भी लंबी बीमारी का है, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा खराब है अष्टम, ठीक, उससे थोड़ा कम 3rd। अब थोड़ा ही कम 3rd क्यों है? क्योंकि अष्टम से अष्टम है ना, तो वो भी प्रबल मारक होता है, ठीक। उससे बाद 12वां और उससे कम छठा, यानी छठे को फिर भी इन्होंने थोड़ा सा राहत दे दी है कि छठा फिर भी राहत है। तो टॉप मोस्ट सबसे खराब, यानी इसमें 3 क्रॉस लगा दो, सबसे खराब है ये, है ना। उसके बाद में ये जो 3rd हाउस है, ये इसमें 2 क्रॉस लगा दो कि ये 2 क्रॉस के बराबर हो गया, और इसमें भी 2 आ जाएंगे क्योंकि ये भी खराब है, इसमें 1 आएगा क्योंकि छठा घर कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर है। तो ये हमने जो पॉइंट्स लिए थे कि कोई हॉरोस्कोप अगर हमारे सामने आता है तो हम कैसे एनालाइज करें कि इस कुंडली में हमको कौन सा प्लैनेट शुभता देना चाहता है, कौन अशुभता देना चाहता है, किसकी किसके साथ पीएसी है, कौन कैसा। अभी इसमें और भी पॉइंट आएंगे, कैसी राशियों में बैठा है, मित्र की राशियों में या शत्रुओं की राशि में या फायरी साइन में या एरी साइन में, मतलब वो भी देखना पड़ता है। ये तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें फलादेश निकालना पड़ता है। तो ये इसीलिए ज्योतिष एकदम सीधा नहीं है, गणित का सवाल 2 + 2 4 ना, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, गोल गोल घूम घूम के हमको देखना पड़ता है। और नक्षत्रों का भी अगर हम देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये सब देखा जाता है, ये सब एनालाइज करके हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि इस कुंडली में हमारे शुभ प्लैनेट कौन से हैं और पाप प्लैनेट कौन से हैं, फिर वो कैसी पोजीशंस में बैठे हैं, कितना शुभाशुभ दे सकते हैं। फिर हम दशाएं देखते हैं कि दशाक्रम हमको कैसा मिला है। अब मान लीजिए इसी कुंडली में किसी को शनि की दशा ही ना मिले कभी, या शुक्र की दशा ही ना मिले। अब शुक्र इतना बढ़िया प्लैनेट है, शुक्र की दशा ही नहीं मिल रही, पूरी ज़िंदगी बीत गई है मान लीजिए, तो इतनी बढ़िया कुंडली भी क्या कर लेगी। मतलब कहने का मतलब है कि दशा भी हमको अप्रोप्रिएट मिलेगी तो ही हम उसका मतलब फ़ायदा हमको मिलेगा। हॉरोस्कोप कई बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन फेवरेबल प्लैनेट की, योग कारक प्लैनेट की, अत्यंत पावरफुल प्लैनेट की हमें दशा नहीं मिल रही। तो क्या होता है ना, जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जब बीच बीच में थोड़े अंतर आएंगे, प्रत्यंतर आएंगे, तो थोड़े झटके में अकॉर्डिंग जब सिचुएशन फेवरेबल होंगी तो वो प्लैनेट फल दे जाता है। उस तरह से कॉन्टिन्यूस फल नहीं देगा। अब जैसे मान लीजिए इस कुंडली में किसी को शुक्र की महादशा मिल जाए 20 ईयर्स की, और वो भी ऐसी एज में मिल जाए, यानी कि 20-22 साल की एज से लेकर के, और कहीं 60 साल के बीच में कहीं मिल जाए, 20 पे मिल जाए, 35 पे मिल जाए, 40 पे भी मिल जाए, तो 40 से 60 में भी बंदा अच्छे से अच्छा कमा लेगा, लाइफ को एंजॉय कर लेगा, कोठी बंगला कार बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, मतलब एक भौतिक सुख पा सकता है बहुत अच्छे से। तो ये बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि दशा भी, जैसे मान लीजिए अब 20 साल की दशा है, उसमें अंतर भी, अब शुक्र की दशा में तो लंबे लंबे अंतर होते हैं। मान लीजिए चंद्रमा या शनि की दशा, तो 19 महीने के अंतर मिल जाएंगे। चंद्र में शनि 19 महीने का, और शनि में चंद्रमा भी 19 महीने का। तो अब अगर मान लीजिए हमने कह दिया चंद्रमा की महादशा में, भैया तुम अंतर दशा में या अंतर या प्रत्यंतर दशा में आपका घर बनने वाला है, तो कोई जातक कहेगा क्या 19 महीने लगातार घर बनाता रहूँगा, या 19 घर बनाऊँगा, या क्या। तो उस वक्त हमको गोचर देखना पड़ता है कि कहाँ किस तरीके से गोचर फेवर करेगा और किस वक्त अप्रोप्रिएटली फेवर करेगा,
तो तब वो फल मिलता है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि सबसे पहले हॉरोस्कोप में हमको प्रॉमिस देखना है, कितना प्रॉमिस है। जैसे इस कुंडली में मैंने बताया कि मैरिटल लाइफ का प्रॉमिस थोड़ा वीक है ना, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अप्रोप्रिएट दशा कब मिल रही है, उस जैसे सूर्य की दशा कब मिल जाए, या इसमें बैठे हुए केतु तो खैर विवाह कराने में दिक्कत करता है। मंगल की दृष्टि है तो मंगल की दशा कब मिल जाए, लग्नेश की मिल जाए, या कुटुम्बेश की मिल जाए, या पंचमेश की मिल जाए, नवमेश की मिल जाए, लाभेश की मिल जाए, सही टाइम पर जब हमारा मैरिज का टाइम है। तो हमारी मैरिज कराने के लिए वो सब कोशिश करेंगे प्लैनेट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये देख लें कि हमें गोचर कहाँ फेवर मिल रहा है। गोचर के भी फार्मूले होते हैं कि जो लंबे चलने वाले प्लैनेट होते हैं ना, धीमी गति वाले प्लैनेट, खास तौर से शनि, गुरु और राहु, ये 3 प्लैनेट, एक 2.5 साल चलता है, एक 1.5 साल चलता है, और एक साल चलता है। गुरु 1 साल चलता है। तो ये जो टाइम फ्रेम जब तीनों प्लैनेट की कुछ या दोनों प्लैनेट की एटलीस्ट जब कॉम्बिनेशन बनती है, किस हाउस पे बन रही है, किस भाव के मालिक पे बन रही है, किस कारक पे बन रही है, जब ये सारी चीज़ें सेटिंग में आ जाती हैं तब हम उनको समय बता सकते हैं। अगर उनकी हॉरोस्कोप सही है तो दिन तक भी लोग सही बता देते हैं कि फ़लाने दिन फ़लानी तारीख को आपका ये काम हो जाएगा, है ना। तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक ये रेफरेंस आया तो इतनी दूर तक हमने आपको बताया। ये धीरे धीरे ही हम सीखेंगे, और हमको सबसे पहले प्रॉमिस ही समझने में आने चाहिए कि हॉरोस्कोप में प्रॉमिस कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। नित्य नए हम कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बहुत गहरा विषय है, जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।